प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश झरोखा। सीएम मनोहर लाल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सीएम मनोहर लाल की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में मां अमृता आनंदमयी द्वारा स्थापित अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2400 बेड का अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल है। यह अस्पताल आने वाले समय में देश की बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मां अमृता आनंदमयी को प्रदेश की जनता की तरफ से साधुवाद है। सीएम ने कहा कि यह अस्पताल मानवता की दिशा में बड़ा कदम है और उन्हें जिस भी मदद की जरूरत होगी प्रदेश सरकार हमेशा उसके लिए तैयार मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे में यहां सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ग्रेटर फरीदाबाद सहित अमृता अस्पताल के लिए बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिटी बस सर्विस की सेवाओं को भी अस्पताल तक पहले से ही विस्तार दे दिया गया है। इसके अलावा एफएमडीए द्वारा ग्रेटर फरीदाबाद के एक अलग से बस डिपो भी स्थापित करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए अब हम बताएंगे कि अमृता अस्पताल के बारे में सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा आपको बता देते हैं। मां अमृता आनंदमयी अस्पताल में 2400 बेड, इसके साथ ही सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यह अस्पताल होगा। यह भी मनोहर लाल की तरफ से कहा गया। स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार उनका जोर है और यही वजह से वो कहते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर ये अस्पताल साबित होने जा रहा है। जैसे जैसे इसमें और लोग आते जाएंगे उन सबकी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए ये बेहतर तरीके से काम करता नजर आएगा। अस्पताल में मरीजों की संख्या समय के साथ बढ़ती जाएगी और यहां बेहतर इलाज सभी मरीजों को मिलता रहेगा। ये मनोहर लाल ने जोर देकर कहा है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन से भी जोड़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर जब ज्यादा संख्या में मरीज आने लगेंगे, तीमारदार आने लगेंगे, तो फिर ऐसे में जरूरी होगा कि वहां पर उन तमाम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन बेहतर रखा जाए। इसीलिए सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाएगा। अस्पताल तक सिटी बस सर्विस मुहैया कराएंगे, जिससे कि जो लोग यहां पर आते हैं वो अपने सिटी बस सर्विस के जरिए यहां तक पहुंच सकें और उनके लिए आने जाने में कोई बड़ी समस्या ना हो। ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर अलग से एक डिपो की तैयारी की जा रही है, जो कि डेडिकेटेड इस इलाके के लिए होगा। ग्रेटर फरीदाबाद में अलग से डिपो बना दिया जाएगा, जिससे कि सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाया जा सकता होगा। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। उन्होंने सर्वप्रथम डैम से संबंधित समीक्षा बैठक ली। इसके पश्चात हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भेजने की मंजूरी दी। जल आयोग के अतिरिक्त ये रिपोर्ट 5 राज्यों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में ये रिपोर्ट बेहद अहम है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, ऐसा वो कहते हुए नजर आए। सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो वहीं केंद्रीय जल आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये भी मनोहर लाल कहते हुए नजर आए हैं। सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए सरकार इस पर आगे आकर काम कर रही है। 5 राज्यों को रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये भी मनोहर लाल कहते नजर आए। तो हथनीकुंड डैम सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिस पर सरकार
काम कर रही है। तो डैम का कैचमेंट एरिया लगभग 11,170 स्क्वायर किलोमीटर। तो डैम हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनेगा। बिजली मिलेगी, बल्कि पानी की आपूर्ति भी यहां पर की जाएगी। तो वहीं हथनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 MOU होगी। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के खिलाड़ियों ने 61 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं हरियाणा के खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल जीतकर 20 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए गुरुग्राम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा और खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को चेक भी वितरित किए हैं। इन सभी को सम्मानित किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल से जिले की पहचान बनाई। जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे। खेलों के अंदर इनाम अच्छे दिए जाते हैं, अच्छी बात है। आज एक बात जो अभी हमारे खिलाड़ियों में से एक ने कही कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय मुझको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे डबल राशि और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगी। संयोग से इस बार ऐसे जो खिलाड़ी सब जिन्होंने परफॉर्म किया है, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 4th स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायंकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में पहुंच जाएगी। हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रति माह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपए में तो ठीक है, कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े दिन पहले 20,000 रुपया मासिक किया है। तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं, इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपया मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार विजेता, इनको भी 20,000 रुपया प्रति माह देने का ये किया है विचार। हमने खेलों को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, मैंने डिपार्टमेंट के लोगों को कहा, हमारे मंत्री जी को भी मेरी बात हुई उनसे कि हर एक जगह से डिमांड आती है, हमारे यहाँ स्टेडियम बना दें, हमारे यहाँ एक मल्टीपर्पज हॉल बना दें, हमारे यहाँ कोई स्विमिंग पूल बना दें। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से मांग आने के बाद शायद हम जितना रिजल्ट निकालना चाहेंगे उतना नहीं निकाल पाएंगे। हरियाणा की एक मैपिंग की जाए
और मैपिंग में हर एरिया का, हर जिले का अपना कोई एक विशेष खेल होता है जिसके अंदर उसको पारंगतता हासिल होती है। कहीं के नौजवान हॉकी अच्छी खेलते हैं, कहीं के जवान स्विमिंग में काफी आगे हैं, कहीं फुटबॉल में आगे हैं, कहीं कुश्ती में आगे हैं, बॉक्सिंग में कहीं आगे हैं, शूटिंग में कहीं आगे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक खेल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट वाइज या उससे भी नीचे अलग से कोई छोटा एरिया भी हो, मैपिंग करें और उसी खेल को, जैसे हरियाणा को हम पूरे देश का खेलों का कैपिटल बनाने जा रहे हैं, वैसे अगर एक जिले को हमें किसी एक खेल का कैपिटल बनाना हो तो देश दुनिया में बात जानी चाहिए कि फलां जिला बॉक्सिंग में उनसे आगे कोई नहीं निकल सकता, फलां जिला। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। झरोखे में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।